भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है और हिंदू एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको माइनॉरिटी ने रूल किया है, जिसको माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है। आप स्टार तब तक हो जब तक आप परफॉर्म हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको तेंदुलकर को भी एंडुलकर कहने लग गया था मीडिया। गौतम ने केकेआर में अच्छा किया, इसके पीछे शाहरुख का भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं आप? गौतम और शाहरुख खान भाई। सर ऑनेस्टली जवाब दीजिए, किस क्रिकेट खिलाड़ी में आपको लगता है सबसे ज्यादा ईगो है? भाई विराट कोहली ने शादी में बुलाया उसको। अगर आज गौतम का कोई इवेंट हो तो विराट कोहली को बुलाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विराट आएगा पक्का, अंबानी की शादी में नहीं गया पर गौतम की इवेंट में आएगा। गौतम को ढंग से पाला नहीं गया क्रिकेटिंग इसमें। अच्छा, नहीं तो गौतम गंभीर 2019 का वर्ल्ड कप जितवा के फिर रिटायर होता जो 2018 में रिटायर। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था वो एस्टैब्लिश हो हाँ, चुका है। बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबर कभी अयोध्या गया था? नहीं, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? आपके हिसाब से खेलना चाहिए उन्हें? प्लेइंग फॉर इंडिया इज अ प्रिविलेज, राइट कभी नहीं हो सकता। ये बेसिकली किराए का मकान है और किराया आपको ना रेगुलर देते रहना पड़ता है। ये जमीन नहीं है जिसको आपने रजिस्ट्री करा ली आपकी हो गई, ये किसी की नहीं है। गौतम गंभीर के साथ आप खेले भी हैं? जी जी जी। उनकी कोचिंग को कितना रेट करते हैं आप? विराट एज अ बैटर इज बेटर देन सचिन? नो, सचिन को घर जाना है। वोट चोरी पॉसिबल है क्या आज के टाइम में? हमने तो वोट का आतंकवाद भी देखा। चोरी तो उसके सामने बहुत छोटा शब्द है। रौनक, इस देश में 2009 का चुनाव हारने के बाद में भाजपा ने भी इसी तरीके के अनर्गल आरोप लगाए थे। 80s और 90s में बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी ज्यादातर यूपी और बिहार में? इतने बूथ कैप्चर होते थे कि बिहार में दशकों तक, पीढ़ियों तक लोग वोट डालने नहीं गए थे, उनके वोट पड़ जाते थे। रौनक, आप चोर हैं। ये क्या बात होगी मेरे पॉडकास्ट पे आके? टोटल कितनी फांसी देखी सर आपने? मैंने 8 फांसी। भगवान श्री कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं हैं, उनको आपको लगता है आज के टाइम में लॉजिकली समझाया जा सकता है? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को बाम हस्त की कन्नी उंगली पर उठा लिया। अब इसमें आप पूछो कैसे, तो अब कैसे का उत्तर तो फिर लॉजिकली नहीं दे पाएंगे। कैसे डिसाइड करें कि इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ? सबसे पहला तो आप सांसारिक गुण मत देखो उसमें। महाराज जी, उसमें क्या होता है ना कि मैट्रिमोनियल साइट्स में डालते ही वही गुण है कि ये रंग है, ये हाइट है, इसीलिए कितना तो हम कह कमाता रहे हैं है। मैट्रिमोनियल साइट से मत करो ना ब्याह। ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है आप रियल से रील पर जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ लोग पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। टीआरपी के लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये साल बहुत स्पेशल था। इतना प्यार देने के लिए, इतना हमें शेयर करने के लिए, हमें देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं और भी अमेजिंग होने वाला है। प्लीज़ उसके लिए भी आप सपोर्ट करना। फिलहाल मैं आपको रिकैप के साथ छोड़े जा रहा हूँ। कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे हमारे इस पूरे साल में, हमने जो जो पॉडकास्ट किए उसके। आप देख के बताइए कि इसमें से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, फेवरेट गेस्ट कौन से थे और फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था। वॉच इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मैं एक सवाल तुमसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताओ 5-7 हज़ार साल की जो मानवता की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए कंटिन्यूसली परसिक्यूट मतलब प्रताड़ित हुई है और एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाई गई है और जिसके सारे राइट्स छीन लिए गए और सबसे ज़्यादा जिसके कल्चर सिविलाइजेशन को तोड़ा गया, मोड़ा गया, कौन सी कम्युनिटी है? सनातन धर्म, हिंदू कम्युनिटी। सनातन धर्म नहीं, हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी है ना। सनातन धर्म में तो फिर वैदिक पीरियड भी आ जाए। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा, करेक्ट। तुम्हें कोई भी ऐसा जीव, यहूदी बच्चा मिलेगा दुनिया में, कल्पना कर सकते हो जिसको होलोकॉस्ट के बारे में ना पता हो? क्या तुमको एक भी ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा पूरे विश्व में जिसको स्लेवरी के बारे में ना पता हो? क्या ऐसा एक भी जैपनीज बच्चा मिलेगा जिसको एटम बॉम्बिंग जो हुई थी उनके ऊपर उसके बारे में ना पता हो? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसको अपनी प्रताड़ना और दर्द की जो हिस्ट्री है पता ना हो? लेकिन भारत के किसी बच्चे को ये बात नहीं पता है कि वी आर द ओनली कम्युनिटी विच हैज़ बीन परसिक्यूटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हमारे पार्टीशन, डायरेक्ट एक्शन डे आइडिया शुरू हुआ था, मैं 2019 में गया था भाषण देने वहाँ कलकत्ता में नेशनल म्यूजियम में। 3-4 हज़ार लोग खचाखच भरे हुए थे यंग लोगों से। मैंने वो जब डायरेक्ट एक्शन डे, मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते हैं? यकीन नहीं करेंगे आप रौनक, बहुत कम हाथ उठे। अच्छा। वहाँ के नहीं पता है, नहीं पता है। हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता तो भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता।
इतना कत्लेआम हुआ कि थक के परेशान होकर लोगों ने कहा अच्छा जो भी है नुकसान जो हो हटाओ, अलग खत्म करो इसको। कांग्रेस का इसमें आपको लगता है वो रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। आपने दिखाया फिल्म में इसको किसी तरीके से? अब फिल्म देखिएगा तो आपको ठीक कुछ है। ऐसी चीजें दिखाई हैं जो जनरली इस देश में बोली नहीं पर जाती हैं। फैक्चुअली वो सारी चीजें हैं, वेल रिसर्च्ड हैं तो उस पे। आपने रिसर्च के ऊपर पूछा था, तो मैंने 20 मार्च को रिसर्च चालू किया था इसका 2020 में, राइट। और अभी 2025 सितंबर में ये फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसी कोई किताब नहीं होगी, लेफ्ट की हो, राइट की हो, वेस्ट की हो, इंडियन हो, रूढ़िवादी लोगों की हो, रेडिकल लोगों की हो, लिबरल लोगों की हो, जो हमारे ऑफिस में नहीं है और जो मैंने नहीं, हमारी सारी रिसर्च टीम ने पूरी ना पढ़ी हो। जी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहिए, इस फिल्म के रिसर्च की जो समरी है वो 18,000 पेजेस की है, 18,000 पेजेस ऑन कंप्यूटर्स, सिर्फ समरी। उसमें सब है, फोटो वोटो सब कुछ है। मैंने CBFC यानी सेंसर बोर्ड को उसकी समरी बना के जो किताब दी, मैं लाता अगर आपको, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, वो ही इतनी मोटी है, करेक्ट, ग्रंथ है वो अपने आप में। तो बहुत शिद्दत से बनाई है। और मैं तो जब नाम ले रहे हैं लोगों का, तो और मैं दुनिया के किसी भी हिस्टोरियन को, किसी भी इंटेलेक्चुअल को, किसी भी मीडिया वाले को, कोई भी जो अपने को अथॉरिटी समझता है, ये बकवास करने वाले नहीं है, ट्विटर और व्हाट्सएप वाले नहीं, जो आदमी ने इस पर शोध किया है, काम किया है, मैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक और विनम्रता के साथ चैलेंज कर सकता हूँ कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ जाइए, इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक शब्द, एक शब्द, कॉमा भी और फुल स्टॉप भी, शॉट, फुल स्टॉप और कॉमा के साथ एक एक डायलॉग और शब्द जो पास्ट का दिखाया है, अगर कोई बोल दे कि इसमें इतना भी गलत है तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आई लोन इट। बट आपने जूस की बात की, आपने अफ्रीकन्स की बात की। यहाँ की सोसाइटी में जनरली कोई भी ऐसी बात अगर आप कहते हैं जिससे डिवाइड पैदा हो, भले वो सच क्यों ना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि फिर आप क्यों कर रहे हो, उससे तो डिवाइड पैदा होगा। ये हमारी मानसिकता जो है वो गुलामों जैसी हो गई है। इतने 1200 साल गुलामी करने के बाद जब आपके पास राइट्स ना हो, भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है और हिंदू एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको माइनॉरिटी ने रूल किया है, जिसको माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है। ब्लैक्स अमेरिका में या वेस्ट में माइनॉरिटी में थे, ज्यूज माइनॉरिटी में थे, इसलिए उनको परसिक्यूट किया गया। वेस्ट का बिलीफ है रौनक कि जो मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक लेफ्टिस्ट थिंकिंग वर्ल्ड वॉर के बाद आई है कि जो मेजॉरिटी में वो ऑप्रेसर होगा और जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होगा। इसीलिए देखिए हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा वेस्ट लिखता है कि यहाँ तो मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड हैं, जबकि ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम तो, हमारा देश था, हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र था, एक संपन्न राष्ट्र था, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री थी। हमको तो चंद इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तुर्की से आए, समरकंद से आए, बुखारा से आए, उसके बाद मुगल इन्वेडर्स आए, वो तो चंद ही आए थे ना भाई, एक सेना कितनी बड़ी रही होगी, राइट। उन लोगों ने हमको रूल किया, कोई राइट्स नहीं थे। जब चाहते थे किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी की बहू बेटी उठा के ले गए, किसी को रेप कर दिया, किसी का सामान उठा के ले गए, किसी का घर उठा लिया, कोई मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने जगह जगह लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। कलकत्ता से मैं लेके आया ओरिजिनल पड़ी हुई एंटीक जो जंग लगी हुई डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, अपनी फिल्म में मैंने उसको पॉलिश करके, क्योंकि पीरियड दिखा रहे थे, उसको यूज़ किया है। सेम ही यूज़ किया। सेम मेरा पोजेशन है वो, मैं कलेक्ट करता हूँ चीज़ें, तो मेरा पोजेशन रहेगा ज़िंदगी भर। बहुत प्यारी चीज़ है वो। ये याद मैं अपने ऑफिस में भी लगाऊंगा, ये याद दिलाती रहेगी लोगों को कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई, अच्छा अब देखो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उसमें भी हायरार्की बना दी, डॉग्स पहले इंडियंस बाद में। आप क्या लिखना चाहिए, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, है ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। 1200 साल हमने गुलामी की है, उसका नतीजा मैं बताता हूँ। एक कलेक्टिव साइकोलॉजी हमारी क्या हो गई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या हो गई। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन से वर्ड्स हैं, ये मैंने एक रिसर्च किया। मालिक, अच्छा, साहब, आप बड़े लोग हैं, माई बाप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग यही जुबान बोलते हैं। हमारी कौन सुनेगा, जाएं तो जाएं कहाँ। आइए हमारे गरीब खाने में, रईस आदमी भी होता है, कहता आइए हमारे गरीब खाने में, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था उसके पास पैसे हैं, वो बताना नहीं चाहता था कि उसके पास घर में बेटियां हैं, राइट। ये हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है। इसलिए हम कहते हैं इन इश्यूज को बात नहीं, अरे नहीं यार हिंदू मुस्लिम बात नहीं करो, हमें आके मार डालेंगे।
क्योंकि कोई भी कहता था यार ये मुस्लिम लोग तो देखो हमारी बहू के साथ ऐसे नज़र से देख रहे थे, उठा दो मार दो उसको। ये हिंदुओं की साइकोलॉजी बन गई है कि यार ये बात मत करो, ये गलत है। देखो बेटा, अरे छोड़ो ना, घरों में मिडिल क्लास में क्या बोलते हैं, अरे बेटा कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो नज़र इधर करके चले जाना। मैं एक ऐसी आपको मैं साइकोलॉजी मैं सिर्फ साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। कलेक्टिव साइकोलॉजी इंडिया की मिडिल क्लास की क्या है, जैसे ही बेटी 13-14 साल की होती है उसे क्या बोलते हैं, कंधे झुका के चलो। ये माएँ और बेटियां समझेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। चुन्नी ऊपर करो, कोई बाहर वाला आता है कहते चुन्नी ऊपर करो, ऐसे नहीं बैठते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं, कॉलेज जा रहे हो अब तुम बड़े हो गए हो और ख्याल रखना कोई लन फन में नहीं पड़ना है तुमको। कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है चुपचाप आंख बंद करके चले आओ। अरे पिताजी हमको उसने ऐसी गाली दे दी, हाँ तो तुम्हारा क्या चला गया, गाली दी है मत लो। इस तरह की हम उसको एक आइडियलिज्म में ले जाते हैं उसको। ज्यूज़ तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते, ब्लैक्स तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते। अमेरिका में लड़की जब 13-14 साल की होती है तो उसको सबसे पहले सिखाते हैं शोल्डर्स अप। इसलिए वेस्ट में देखिए आप कैसे चलती हैं लड़कियां और हमारे यहाँ कैसे चलती हैं। हर आदमी थोड़ा झुकता है, कोई आता है ज़रा सा भी आपसे ओहदे में बड़ा होगा ऐसे झुक जाते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, आप चाय भी लेने जाएंगे तो झुक जाएगा, आपको मालिक बोलेगा। वो भी तो भारत का वी द पीपल ऑफ भारत में क्या वो शामिल नहीं है? क्या वी द पीपल ऑफ भारत में लिखा हुआ है कि पैंट शर्ट पहनने वाले जो लोग हैं वो किसी को गाली दे सकते हैं और सामने वाला भी यही करता रहे? और हम और तुम भी, हम और तुम जैसे एम्पावर्ड लोग भी जब कोई मंत्री आता है ऐसे खड़े हो जाते हैं, करेक्ट? कोई ताकत कलेक्टर साहब आते हैं, अरे कलेक्टर साहब आ गए। किसी भी ऑफिस में जाइए आप एकदम यूँ खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा वाला आएगा उसके पीछे देखो लोग कैसे ऐसे स्माइल करते करते घूमते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी हो गई है, हमने इक्वालिटी को ख़त्म ही कर दिया है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात करने से लोग डरते हैं और इसीलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ ताकि भारत की जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, उनको पता चले कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कंधे झुके रहेंगे, तब तक हम वीक सोसाइटी बने रहेंगे और तब तक कम्युनल वायलेंस चलती रहेगी, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहेंगे। जिस दिन आपको समझ में आएगा नहीं साहब ये 1200 साल हमने ये प्रताड़ना सही है और पार्टीशन भारत का कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ था, उस दिन इस देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होनी बंद हो जाएगी, कम्युनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। और इस उद्देश्य से मैंने ये फिल्म बनाई है। और अमेरिका में मैंने 12 शोज़ किए हैं, सिर्फ जेनजी और यंग बच्चों को मैंने बुलवाया, बहुत बुलाया, बढ़ते गए। शुरू में तो आए नहीं, पहले 1-2 शो में कौन देखेगा ऐसी फिल्म, फिर माँ बाप ने बोला, कुछ ने किसी को बोला, करते करते बढ़ता गया। आखिर में तो सिर्फ यंग लोग आते थे। एवरी सिंगल चाइल्ड वॉज मूव्ड बाई सीइंग दिस। आपको ये लगता है ये हमने खोया है, ओ माई गॉड, और ये हमको बचाना है। तो ये फिल्म ना पास्ट के बारे में तो बताती है पर फ्यूचर के बारे में भी एक विजन देती है और एक वार्निंग देती है। द बंगाल फाइल्स। अब मैं कम बोलूँगा, नहीं मेरा पैशन है। देखो ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अंदर से आत्मा से बनाया। मैंने बोला ही नहीं आपको कुछ। नहीं मुझे अच्छा लगा तुमने बोला नहीं, क्योंकि जनरली लोग टोकते बहुत हैं आजकल ना। नहीं सर, हम उस मीडिया का हिस्सा नहीं है ना। सो गोपाल पाठक के बारे में बताइए, उनकी क्या भूमिका थी, क्या रोल था उनका? देखिए गोपाल मुखर्जी, जो उनने खुद बोला है अपने इंटरव्यूज़ में, और जो उनके पोते हैं उनने जो इंटरव्यूज़ में बोला है, और जो जनरली उनके बारे में लोग बोलते हैं, उनके बारे में जो भी लिखा गया था वो चैप्टर्स फाड़ के फेंक दिए गए, जला दिए गए। अच्छा। हाँ, जब सरकार आई तो उसने उनके ऊपर ऐसा लांछन, कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद कम्युनिस्ट लोगों ने बहुत हार्म किया इंडिया के नैरेटिव को। आप भी पहले कभी इन्फ्लुएंस थे कम्युनिस्ट? मैं खुद ही था, मैं तो कम्युनिस्ट से भी आगे था, नक्सल था मैं। कम्युनिस्ट को मैं एक डबल प्रमोशन हो गया। 6वीं से सीधे 8वीं में पहुंच गया। तो क्या रियलाइजेशन कैसे हुआ आपको? देखो जवानी में थोड़ा सा रिबेलियस होना भी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर थोड़े लेफ्टिस्ट थिंकिंग के होते हैं यंग बच्चे लोग, थोड़ा सा रिबेलियस होना चाहिए। अगर पैदा होते ही साथ आप बोल दो हाँ भगवान है, तो फिर भगवान जिस दिन पाओगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर तुम तो ऐसी बस घंटी बजाते रह जाओगे। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं भगवान कुछ नहीं होता, है ही नहीं, ये सही नहीं है, सब गलत है, बड़े बूढ़े जो बोलते हैं सब गलत है, ये देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और उसके बाद जब तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं उम्र के साथ साथ, जब तुम्हारे संघर्ष करते हो अपना, एक तुम्हें समझ में आता है कि भाई जिस चीज़ को मैं पकड़ रहा हूँ वो रस्सी नहीं सांप है, या सांप नहीं रस्सी है, जब हिंदू वेदांता फिलॉसफी है ना रस्सी और उसके बीच में। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, तब तुम्हें अपनी इग्नोरेंस जो है समझ में आती है और तुम वैल्यू समझते हो नॉलेज की। लेकिन अगर तुम्हें शुरू से ही ये पता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो तुम ज़िंदगी में कभी कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते।
इसका मतलब ये नहीं लेफ्टिस्ट हो जाओ। लेकिन नचिकेत ने भी तो जाके, बच्चा था उसने भी तो जाके यमराज से सवाल पूछे थे, और ऐसे सवाल पूछे थे कि हिल के रह गए। और वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना तो हमारी परंपरा है। मंडन मिश्रा और उनके बीच में, शंकराचार्य के बीच में चलती रही इतने दिनों तक, तो वो तो अच्छी बात है। इतने बड़े डिसाइपल होने के बाद भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सवाल ही सीधे मानी पूछे। नहीं, डायलॉग किया, बातें की, सवाल ही पूछे, डाउट्स क्लियर की। हाँ। और मुझे तो कौन सा टाइम था जब आपको लगा बस हो गया अब? यार ये मैं एक्चुअली जब मैं अमेरिका गया, हाँ, तब मेरे को समझ में आया कि जिन चीज़ों को मैं गलत समझता था इस देश के बारे में, शायद वही हमारी पूंजी है, वही हमारी ताकत है। तो वो क्या बताते हैं लेफ्टिस्ट की, कौन सी चीज़ें गलत है? पैसा गलत है? नहीं, लेफ्टिस्ट का क्या है कि देखो इंडिया में बहुत स्ट्रांग फैमिली और सोसाइटी है, हाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फैमिली और Correct. सोसाइटी है। उसको तोड़े बिना उनकी आइडियोलॉजी वर्क नहीं कर सकती, राइट। हम कहते हैं बड़े भैया ने कहा है तो हमें ही करना है, अरे यार वो दोस्त है यार, उसके लिए तो जान देनी ही ठीक है। पिताजी ने बोला इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे घर की परंपरा है। फैमिली वैल्यूज होती हैं। हाँ, और वो कहते हैं नहीं, इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करो, तुम हो, तुम्हारा विचार है, पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, भाई से कोई लेना देना नहीं, तुम सोसाइटी से अलग हो, तुम इंडिविजुअल हो, करेक्ट। तभी वो हर समय कुछ भी होता है उनके पास जब कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं बचता तो वो जात पात पे उतर आते हैं और धर्म पे उतर आते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम चल रहा है भारत में, हाँ चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? 1200 साल आपने इस देश को बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? जो भी लोग आए हम पे, आतंक जिनने हम पे फैलाया, ब्रिटिशर्स। तो अभी उसका क्या करेंगे फिर? नहीं, अरे भाई उसी के कारण पार्टीशन हुआ। वो जो एक जख्म है, देखो कश्मीर फाइल्स, इसका मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है। अगर आपको कोई ट्रॉमा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझो, और तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, व्हेन यू सिट ऑन द काउच, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग ही डज? मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट थिंग ही डज इज ही एक्नॉलेजेस दैट यस यू हैव अ प्रॉब्लम। आप एक्नॉलेज ही नहीं करो कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही कोई बच्चा बोले पिताजी क्यों बेटा तुम एग्जाम में क्यों फेल हो रहे हो, हाँ, बच्चा बोले पिताजी क्या है ना कि मैं मेरे को पेट खराब, एक झापड़ मार दो, चुप, तुम नालायक हो, मूर्ख हो, पढ़ाई करो। अगर आप हर समय किसी को अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस ही नहीं करने देंगे, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी व्यथा अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं करने देंगे, जो देखिए भारत में काफ़ी वक्त तक महिलाओं के साथ था, उनको अपनी व्यथा, अपनी वेदना एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता था, करेक्ट। तो क्या होता है, फिर वही जख्म नासूर बन जाता है, फिर वो आपकी जीवन शैली बन जाता है, करेक्ट। तो हुआ क्या कि जब हमें आज़ादी के बाद हमको मौका ही नहीं मिला एक्सप्रेस करने का कि हमने क्या खोया है, हमें क्या दर्द है। एक वॉर अनाउंस किया मुस्लिम लीग ने कि हम बोला कि हम आपसे पाकिस्तान छीन लेंगे। 5, 7, 8, 10 हज़ार, जितने साल, मैं नंबर में नहीं फंसना चाहता हूं, हजारों साल पुराना एक सभ्यता है जो कि ज्ञान का केंद्र है विश्व का, जी, जहां से इतनी बड़ा दर्शन निकला जो विश्व में आज तक कोई उसको इक्वल नहीं कर पाया। दर्शन के लेवल पे तो भारत का मुकाबला वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, इसी से तो प्रेरित हुए लोग। अब आपने उसको खंडित और ये कर दिया, आप उसने कहा कि हम यहाँ से आपसे छीन लेंगे, और उसने भारत के जो एक सबसे अच्छे इलाके थे उनको आपसे छीन लिया और लाखों लोगों को मारा। उसके चक्कर में लाखों लोगों को मारा गया। आज़ादी के बाद बोलने का मौका ही नहीं मिला कि हमें हमारा शत्रु कौन है, किसने हमको मारा है। और वो चैप्टर्स आप कह रहे हैं गोपाल मुखर्जी के डिलीट कर दिए गए? हाँ, और तमाम किए गए। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का नोआखली से एक अकेला आदमी लड़ता रहा। इन दोनों इनके बारे में अगर बताएं आप थोड़ा सा। तो क्या हुआ, जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो 2 दिन तक तो ऐसा कत्लेआम हुआ रौनक कि लाशें बिछ गई, खून बिछ गया। हमारी फिल्म आप देखेंगे आपको समझ में आएगा जी। गोपाल मुखर्जी ने तब कहा कि यार हम लोग बटे हुए हैं, लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने बोला भाई मारवाड़ियों से पैसा इकट्ठा किया जाए, तो लोग उसने हिंदू कम्युनिटीज़ को जोड़ा, जी, करेक्ट। और जब हम लोगों ने रिटेलिएट किया तो फिर अल्टीमेटली सोहरावर्दी ने हार मानी अपनी और उसको रोका। उनको जिन्ना से इंस्ट्रक्शंस थे? किसको? सोहरावर्दी? हाँ। सोहरावर्दी तो उसका लेफ्ट हैंड ही मैन था ना। जिन्ना ने अनाउंस किया था डायरेक्ट एक्शन डे, करेक्ट। सोहरावर्दी ने उसको कन्वर्ट किया इनटू डायरेक्ट एक्शन डे तक, उसको बोलते हैं वायलेंट बनाया उसको। उसका नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे का कलकत्ता में नाम है, जो वेस्ट ने दिया था, इंडिया ने नहीं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, इट्स कॉल्ड ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। वर्ल्ड के इतिहास में
इतने कम टाइम में इतना ज्यादा नरसंहार, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, और कोई दूसरा तो एग्जाम्पल क्या वहाँ के लोग तैयार थे, वहाँ के मुसलमान रेडी थे क्या ये करने के लिए? हाँ, सब रेडी थे। पैम्फलेट छपे हुए हैं भाई, हिस्टोरिकल। अभी आप चले जाइए ट्विटर में, मेरे टाइमलाइन में लोग डाल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग डाल रहे हैं, हमने भी डाले। छोटे बच्चों को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया चौराहे पे यार, उठा उठा के। पैम्फलेट्स तैयार थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आर्म्स बढ़ चुके थे, बम बढ़ चुके थे, सब बैकग्राउंड में तैयारियां हो गई थी। दुकानों पे क्रॉस के जैसे ज्यूस के साथ हुआ था, मार्क्स लग गए थे, इन घरों को जलाना है, इन लोगों को मारना है, सारा का सारा। और एकदम से सारी फोर्स आई और उसने, हिंदूज प्रिपेयर्ड नहीं थे। हिंदूज इसलिए नहीं प्रिपेयर्ड थे क्योंकि वही एक गुलामी की परंपरा थी कि ठीक है, सब राम भरोसे चल रहा था, ठीक है ये हो जाएगा, देख लेंगे, घर में बच्चों को वैल्यूज़ दे दो, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। अरे पिताजी, सुना है कि ये मुस्लिम लीग तैयारी कर रही है हमको मारने की, तो ऐसी खबरें मत सुना करो, चुप रहो, चलो पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ो। वो पढ़ने लगा लड़का, और यहाँ ये इनके लड़के जो थे वो तलवारें और बंदूकें लेके मारने आ गए। बहुत बहुत दर्दनाक इतिहास है। लेकिन जब उस दर्द को इस फिल्म के बाद बंगाली लोग देख रहे हैं, और ये बंगाल की फिल्म, नाम बंगाल फाइल्स पर है, तो हम सबकी, ठीक है, भारत की कहानी। मैं सच बता रहा हूँ, लोग मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, बुढ़ी बुढ़ी औरतों ने मुझसे बोला ये फिल्म देखने के बाद कि बेटा, नाउ वी विल हील, जिनके साथ हुआ है। सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रॉमा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। गोपाल मुखर्जी के बारे में आप बता रहे थे। बताया मैंने आपको। जी। तो दैट वाज, ही वाज द हीरो, और उनका जो चैप्टर है वो पूरा ये कम्युनिस्ट लोगों ने खत्म करवा दिया। इस फिल्म में काफ़ी दिखाया है उसको आपने। बिल्कुल। जो देखो, मैंने अपना कोई कल्पना नहीं करी है, जो उनका इंटरव्यू है, जो उन्होंने जो बोला है, उसी पे आधारित, उसी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर दिखाया गया है। ठीक है। और जो उनके मिलते हैं संदर्भ और भी मिलते हैं। अब उनको गुंडा बोल दिया, ठीक है, इन लोगों ने बोल दिया गुंडा था, ये कम्युनिस्ट लोगों ने और बाकी लोगों ने। अभी कल भी ममता बनर्जी ने बोला है, ठीक है, मैंने, ममता बनर्जी ने अभी कल नहीं, मतलब कभी उनके लोग जो हैं टीएमसी के, वो लोग बोलते रहते हैं ये सब। चलिए मैं मान लेता हूँ, पर एक बात बताइए, अगर मोहल्ले की लड़कियां हैं, उनको एक गुंडा भी अगर बचाता है कि कोई और उनकी आबरू पे या उनकी इज्जत पे हाथ ना डाले, तो मैं तो उसको हीरो मानता हूँ। उसकी गुंडागर्दी की बात बाद में की जाएगी, लेकिन उसने मेरी बेटी, मेरी बहू की जान बचाई, मुझे इस बात का तो एक्नॉलेज करना चाहिए। इनने अच्छाई को भी छुपा दिया, ये प्रॉब्लम है सर। कांग्रेस का क्या रोल था, कैसे दिखाया आपने उसको? चलो फिल्म में तो देख लेंगे, बट एक सीन में दिखाया है कि अनुपम जी जो गांधी जी बने हैं वो सर पीटते हैं, तो क्या, कब, क्यों सर पीट रहे हैं? वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए हो गया, या वो कंट्रोल नहीं कर पाए, या? गांधी जी का तो ये हो गया था कि गांधी जी खुद ही कहते थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बात कौन सुनता है। गांधी जी की बात कोई सुनता ही नहीं था कांग्रेस में। ये तो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, गांधी जी की मौत के बाद उसको यूज़ किया, उसको अप्रोप्रिएट किया दिखाने के लिए, जैसे गांधी जी का बहुत सुनते थे और रोल था। भारत का पार्टीशन का डिसीजन, आप हतप्रभ हो जाएंगे सुन के रौनक। भारत के पार्टीशन का डिसीजन 8 लोगों ने इससे भी छोटी टेबल पे बैठ के लिया था, भारत के लोगों ने नहीं लिया था, राइट। उसने, माउंटबेटन ने बोला आज रात को 12 बजे तक आप डिसाइड करके बताओ नेहरू और जिन्ना को कि नहीं तो फिर हम, अगर आप आज ही डिसाइड कर दोगे कि पाकिस्तान बनेगा, उसने बोला पाकिस्तान बनाना नेसेसिटी है, अगर बनेगा, अगर आज ही डिसाइड करके 12 बजे तक बताओगे तो हम 15 अगस्त 1947 को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर 48 और 50 जब भी जो प्रोग्राम है वो करेंगे। करेक्ट। तो जिन्ना ने बोला 12 तक का भी क्यों वेट कर रहे हैं, 11 बजे ही बता दूंगा मैं आपको, राइट। 10 हफ्ते के अंदर भारत का पार्टीशन हुआ है, 10 हफ्ते, इतने बड़े राष्ट्र का 10 हफ्ते, ओनली 10। गांधी जी को तो अगले दिन बताया गया, और जिस दिन गांधी जी को बताया गया, मेरे ख्याल से 2 जून को शायद इन लोगों ने डिसाइड किया, 3 जून को गांधी जी को दिल्ली बुलाया, माउंटबेटन ने बताया, नोआखली से आए, वो नोआखली में थे कत्लेआम, तो गांधी जी का मौन व्रत था उस दिन। तो उंगली रख के मुंह पे चढ़े सीढ़ियां, और जब गए एक शब्द नहीं बोला। गांधी जी ने 5 चिट्स में बस अपनी बातें लिखी। कांग्रेस, गांधी जी को तो पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया इंडिया का, और उनको तो बाद में पता चला। भारत की जो कांग्रेस थी उस वक्त की, गांधी जी को किनारे कर दिया था। गांधी जी इन्वॉल्व भी नहीं थे पॉलिटिक्स में उस वक्त, कोई सुनता ही नहीं था उनकी बातें, लोग रोने जाते थे उनके पास, कोई सुनता नहीं था। ये कांग्रेस की हालत थी। करेक्ट। ठीक है, कांग्रेस का जो बिल्कुल आप उसको अलग नहीं कर सकते, कांग्रेस का 100% योगदान है, लेकिन कांग्रेस का देश को नुकसान पहुंचाने में, पार्टीशन भारत का जो हुआ, उसके पीछे कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। गौतम ने केकेआर में अच्छा किया, इसके पीछे शाहरुख का भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं आप?
एज अ टीम ओनर? देखो, शाहरुख ने कभी भी गौतम गंभीर से ये नहीं पूछा मेरी टीम क्या कर रही है। बाकी ओनर्स मस्ती पूछते हैं? ले, नहीं, उसने गौतम से कभी नहीं कहा कि तू क्या, जितने भी ओनर है सब ऐसे हो जाते हैं, पर शाहरुख ने कभी गौतम से ही नहीं कहा किसको खिला रहा है, किसको ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शाहरुख खान जैसा इंसान नहीं है कोई, जिसने बेचारे के 17-18 साल की उम्र में जिसके माँ बाप चले गए हो और वो कितना बड़ा स्टार बना है, वो इसी वजह से स्टार बना है। जिस आप ये देखो, घर में देख लो, उसके घर में गीता भी पढ़ रहे हैं, गायत्री का भी जाप हो रहा है और अल्लाह का भी हो रहा है। इससे बड़ा क्या, यानी मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो गौतम शाहरुख के बारे में कभी शेयर करते हैं कुछ आपसे? शाहरुख के बारे में यही कहता है कि सर उससे बड़ा आदमी नहीं है कोई, उससे बड़ा इंसान नहीं है कोई। और मैं भी कभी मिलूंगा उससे, बताऊंगा कि क्या क्या स्टोरियां होती है, फिल्म बनाओ बढ़िया सी, वही बना सकते हैं। ज्यादा अच्छा कप्तान आप किस प्लेयर को मानते हैं? धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या कोलकाता के लिए गौतम गंभीर एज अ कैप्टन? जैसे जो टीम के बच्चे हैं जो बताते हैं, बात करते हैं, तो उसमें रोहित शर्मा है। अच्छा, क्या बताते हैं, और क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे? वो कहते हैं कि यानी बैक करता बहुत ज्यादा, मस्ती आती है उसके साथ खेलते हैं। अच्छा। वो खुद मस्त आदमी है तो मस्ती आती है उसके साथ खेलते हैं। कोहली के एटीट्यूड को लेकर बड़ी चर्चा होती है, जो बीच में वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे लगातार कई सालों से, तो लोगों ने कहा कि एटीट्यूड नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, कोहली बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, कोहली को थोड़ा अपने में ये बदलाव करना चाहिए। उस टाइम पर आपने क्या देखा सर? आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें ना मैंने भी ना, बेशक से मेरे पास वो खेला नहीं है, पर मैंने उसको ना 13-14 साल की उम्र से खेलते हुए देखा है। अंडर 15 में भी उसने 250 रन बनाए थे, अंडर 17 में भी बनाए थे, 19 का वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो इस तरह की जो पौध होती है ना, इस तरह के जो प्लेयर होते हैं, और उसका एटीट्यूड उस टाइम पे भी ऐसा ही था, लड़ना भिड़ना ये करना, जिसमें यानी ये चीजें होंगी ना तो उसमें होंगी। कई बार परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है, ऐसा नहीं है। यानी विराट कोहली को कभी भी आप ना नकार नहीं सकते कि वो एटीट्यूड खराब था। खेल के अंदर उसका जबरदस्त एटीट्यूड रहता है, उसको जीत चाहिए बस। तो सचिन के बाद आप किसको सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं भारत का? सबसे महान खिलाड़ी तो देखो मेरे हिसाब से तो गौतम बढ़िया वाला प्लेयर रहा है, तगड़े वाला, जिसने जो अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाए। करेक्ट। अगर आपकी अचीवमेंट है जिसमें हिंदुस्तान का गर्व सीना होता है, तो गौतम ने 2 वर्ल्ड कप जितवाए जी। फिर उसके बाद जो नीचे लड़के आए, रोहित शर्मा आया, विराट कोहली आए, ये बड़े बड़े। धोनी का नाम नहीं लिया आपने? धोनी ने टीम को बनाया है, जितवाया नहीं है। जितवाया प्लेयरों ने है। धोनी ने नहीं जितवाया? धोनी ने जितवाया है, पर उतना यानी ये नहीं कह सकते पूरी टीम ने जितवाया। जो टीम बनाता है वो प्लेयरों से ही बड़ा होता है। भोजपुरी सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको मानते हैं आप? मैं मानता हूँ रवि किशन जी को। अच्छा, हाँ। क्यों? उसका कारण ये है कि रवि किशन जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पहले हिंदी करते थे, फिर अपनी मातृभाषा भोजपुरी में उनका प्रेम था कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक खड़ी करें, और उन्होंने किया भी। फिर मनोज भैया भी आए, और उसके बाद मनोज भैया तो राजनीति में पूरी तरह से चले गए, पर रवि भैया आज भी भारत की लगभग हर भाषा में काम करते रहते हैं। और वहाँ पे ये जाना जाता है कि ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इंडस्ट्री को, इसलिए आपको लगता है वो ब्रांड? बिल्कुल करते हैं, वो जहाँ भी जाएं तो रिप्रेजेंट करते हैं। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था। वो एस्टैब्लिश हो चुका है? बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबरनामा में इस बात का जिक्र करता है कि जब मेरी पहली निकाह होती है आयशा से, तो उस वक्त मुझे आयशा के कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे शर्म सी आ जाती है कोई भी फीमेल को देखते हुए, एंड आई फील वेरी बैड। और बट आई हैव फाउंड अ बॉय इन अ कैंप बाजार, हिज नेम इज़ बाबरी,
और आई एम मैडेड इन लव विथ हिम, ये बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में लिखा हुआ है। और ये बहुत ही क्लियरली एक बात समझ में आती है, वो उसको अपने पहले निकाह के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है कि उसको वो कमरे में जाने में हिचकिचाहट होती है, आयशा के कमरे में जाने में, और उसी समय वो बाबरी के एपिसोड के बारे में मेंशन कर रहा है। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बाबर एक गे था, और नॉट इवन बाइसेक्सुअल बाय दैट पीरियड, ही वाज अ गे आउटराइट। एंड जस्ट वो चीज़ें चेंज होने लगती है दादी और माँ के प्रेशर में आकर के। ही बिगिंस टू गो एंड मीट हिज वाइफ्स, फर्स्ट आयशा एंड देन हाउ दिस, उसकी टोटल 7 बेगम थी। ओके। So the things changed drastically. He's no more gay as we can assume, or we don't know. It's very तो tough. बाबरी का क्या हुआ, मतलब बॉयफ्रेंड का क्या बाबरी के बारे में उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। We just hear about बाबरी for a 1 year, और उसके बाद बाबरी is completely out of बाबरनामा. Isn't it very ironical? क्योंकि बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट करता था जिसको मुसलमान बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। हाँ। बाबरी एक शब्द जो बाबरनामा में आता है वो सिर्फ एक गे के लिए आता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ फॉर दैट गे, लेकिन आप टर्मिनोलॉजी को देखने की कोशिश कीजिए। बाबरी टर्म जो बाबरनामा में आ रहा है, सही बात है। दैट इज़ फॉर अ गे। एक गे का नाम बाबरी है, और आपने एक मस्जिद को नाम दे दिया है बाबरी, जो कि प्राइमरी सोर्स के हिसाब से वो शख्स एक गे था। तो ये तो आउटराइट कुफ्र है। तो एक मस्जिद को एक गे के नाम पे डालना, इट वाज लाइक तो इसका मतलब ये है कि उनको खुद बाबर के बारे में भी नहीं पता है, बाबरनामा के बारे में भी नहीं पता है, और बाबरी की मस्जिद के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं था। पर बाबर ने बनाया तो बाबरी, अकबर का गेट है तो अकबरी, तो शायद इस वजह से भी हुआ होगा वो। ये हो सकता है, मैं ये बट नहीं बोल, ये तो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि बाबरी वाज अ गे, तो बाबरी इसलिए आप वाज अ कह रहे गे, हो। पहले से वो एग्जिस्ट कर Fair रहा है वो enough, टर्म। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि तू गे से भाई मेन स्ट्रीम में आ जा, मतलब तू शादी कर ले, आई मीन शादी तो हो चुकी है, निकाह हो चुका है, बच्चे कर ले। ये उसको किसने कन्विंस किया? उसकी दादी और माँ ने। तो दादी मेन विलेन है बेसिकली। यस। तो अगर दादी नहीं होती तो मतलब भारत पे इतना कुछ ये रूल नहीं कर पाते Yes. सो कॉल्ड मुगल एम्परर्स। यस। तो दादी का भी कुछ है डिस्क्रिप्शन बाबरी नामा में? हाँ हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट शी इज़ वेरी पावरफुल फीमेल ऑफ द हाउस। और इनफैक्ट ये जो घराना था तैमूरियों का, इस घराने में डिस्पाइट बीइंग इस्लामिक, द वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट दे वर द किंग मेकर्स। सो बाद में एक और लेडी आती हैं जिनका नाम गुलबदन बेगम है, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। सो शी वॉज ऑल्सो किंग मेकर, शी वॉज मेन फोर्स बिहाइंड अकबर बिकमिंग किंग। अच्छा, वो एक महामंगा रोल किया हुआ है, एक अकबर का मूवी आपने देखा होगा, आशुतोष गोवारिकर का, ऋतिक रोशन वाला अकबर, हाँ 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 जोधा अकबर। हाँ। तो उसमें भी एक लेडी होती है जो वाइट कलर का कपड़ा पहनती है और उनका नाम है महामंगा, और वो दिखाता है कि वो अकबर को गाइड कर रही हैं और एडवाइस दे रही हैं ना। नहीं, वो सब फिक्शनल है, वो सब fictional है। बट लार्जली जो सच में रोल प्ले कर रहा था वो ये थी गुलबदन बेगम उस समय में। एंड गुलबदन बेगम इज डॉटर ऑफ बाबर, सिस्टर ऑफ हुमायूं, बुआ ऑफ अकबर। तो दादी ने बोला तो चीज़ें- बाबर अब्बू बनना चालू हो गए, यस। और फिर उसके बाद पूरा आया। तो मुगल एम्परर बाबर है, ये आप बोल रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने ये नैरेटिव बिल्ड किया या ये मिस्टेक किया? ये मिस्टेक भी था और शायद ये डेलिब्रेट भी था, वी डोंट नो, क्योंकि अगेन ये भी शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक जो कॉलोनियल एरा था 19th सेंचुरी का, उस समय में जो मुगल्स थे उनको मंगोल्स, उनको बहुत ही प्रिस्टाइन कैरेक्टर माना जाता था। इनफैक्ट जो वोल्टायर के गुरु हैं डॉक्टर लॉक, वोल्टायर इज समबडी जिसको हर कोई कोट करना चाहता है। उनके कोट्स, बहुत सारे कोट हैं जो उनके नहीं है फिर भी दिख जाते हैं, बट बेसिकली वोल्टायर इज़ वेरी फेमस। तो वोल्टायर के जो गुरु थे वो थे डॉक्टर लॉक, और एक हिस्टोरियन थे गिब्बन, जिन्होंने रोमन हिस्ट्री पे बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो चंगेज़ खान कैन बी कंपेयर्ड विद डॉक्टर लॉक, सो गुरु ऑफ वोल्टायर वाज कंपेयर्ड विद चंगेज़ खान। ओके।
क्योंकि उनके जो लिबरल थॉट्स हैं वो मैच करते हैं. लिबरल थॉट्स एज इन सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, दे वर ऑल इन द सेम पेज. ठीक है. So, in that era, the Mongols or the Mughals were always seen as a very good example for the colonialism. और उसके साथ साथ जो टिमुरिड्स थे, जब आप तैमूर की बात करते हैं तो तैमूर ने दिल्ली में आकर के एक बहुत ही गंदा नरसंहार किया था. लाखों की नंबर में लोग मारे गए थे. ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली का शहर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मरे हुए लोगों की लाशों की बदबू से वो प्रताड़ित रहा था, और वो सुनने में आता है. सो आप अगर तैमूर की बात करेंगे, तैमूर से इनको लिंक करेंगे, तो वो जो रिलीजियस एंगल है ऑफ जिहाद वो आउटराइट क्लियर होकर के आने लगेगा. तो शायद एक वो रीज़न था. और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो यूरोपियंस थे उनके लिए रेस इंपॉर्टेंट था. ये वो दौर है जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे आइडियाज़ प्रोपोगेट किए जा रहे हैं. रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस समय इन्होंने बाबर को बाय द रेस मंगोल ही देखा. ओके. क्योंकि रेस तो उसका मंगोल ही है, द कॉमन एंसेस्टर इज़ अ मंगोल. लेकिन बाबर एंड उनके एंसेस्टर तैमूर के लिए हमेशा से रेस वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स कल्चर विच वाज इम्पॉर्टेंट. तो इस वजह से बाबर ने चूज़ किया था टिमुरिड गुरखानिया, लेकिन ये लोग रेस को फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनको मंगोल्स या मुगल्स ही बुलाया. मुगल्स इज़ नथिंग बट अ पर्शियनाइज्ड वर्जन ऑफ मंगोल. करेक्ट. बाबर पे वापस आएंगे, लेकिन चंगेज़ खान पे थोड़ा बात करते हैं. आपके हिसाब से जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से चंगेज़ खान मुस्लिम्स का एनिमी था. वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करता था. ये क्यों था? वो उसका रीज़न ये था कि मुस्लिम्स उसके एनिमी थे. उसका एज सच ये सेट रीज़न नहीं था कि मुझे मुसलमानों से नफरत करना है, लेकिन इट सो हैपेंड दैट मुसलमान्स वेयर द एनिमी स्टेट से वो बिलोंग करते थे. और इनफैक्ट जो मुसलमान्स का जो स्लॉटर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो चंगेज़ खान और उसके बेटों ने और पोतों ने किया है. और इसलिए ये बहुत आयरनिकल हो जाता है कि ये सवाल मैं हमेशा रेज़ करता हूँ कि जब इंडियन मुस्लिम्स ये खान सरनेम यूज़ करते हैं, तो पहला खान सरनेम का भारत से तो कुछ लेना देना है नहीं. इसका मध्य एशिया से लेना देना है, सेंट्रल एशिया से. इसका रिलीजन से भी कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो सरनेम उन लोगों का है जिन्होंने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन किया. तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के मुसलमान खान सरनेम रखते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मी. और इनफैक्ट ये काफ़ी आयरनिकल है, ये पैराडॉक्सिकल है, ये ऑक्सीमरोन है मेरे हिसाब से. और यस और शायद जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर खान्स अपने रैम्पेज पे पूरी तरह से होते तो शायद इस्लाम वुड हैव बीन वाइप्ड आउट एंटायरली. तो फर्स्ट टाइम कब आया ये खान सरनेम भारत में, कब आया? इसका कोई डॉक्यूमेंट? खान सरनेम इट्स ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स एज इन वी विल हैव टू ट्रेस द नेम ऑफ द किंग्स उस तरह से, लेकिन पठान से खान थे ऐसा बोला जाता है? नहीं. सो खान इज़ वेरी मच अ सेंट्रल एशियन टर्म. ओके. जो पठान यानी अफगानिस्तान में भी उसका इन्फ्लुएंस है, तो कुछ लोग ये टाइटल यूज़ करते थे और इट वाज अ वेरी टाइटल बेस्ड, इट्स वाज नॉट सरनेम. जैसे सरनेम और टाइटल में थोड़ा फ़र्क है. जैसे डॉक्टर इज़ अ टाइटल, जबकि श्रीवास्तव मिश्रा कैन बी द सरनेम. राइट. उसी तरह से खान वाज ऑलवेज अ टाइटल, इट वाज नॉट अ सरनेम. सो ये ऐसा हो गया, गड़बड़ कौन किया? अब ये ज़्यादातर जो भारत के मुसलमान या फिर अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान जो उस समय तो भारत ही था, इन लोगों ने हमेशा खान को एज अ सरनेम यूज़ करना शुरू कर दिया. ये कोई लीनिएज या फिर फैमिली नेम नहीं था. फैमिली नेम नहीं था. गौतम गंभीर के साथ आप खेले भी हैं? जी. राइट. और आपके टीम से जाने के बाद उन्होंने आपकी वाली जगह, अगर मैं कहूँ, हाँ, नहीं, अपनी ही जगह, जिस मैच में मैं ड्रॉप हुआ उसके अगले मैच में गौतम ने ओपन किया वीरूपाजी के साथ. करेक्ट. तो उनकी कोचिंग को कितना रेट करते हैं आप 1 से 10 के बीच में? वाइट बॉल क्रिकेट में कई लोगों को उनके कोचिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है. सी वाइट बॉल क्रिकेट में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं ना, तो आपको जज सिर्फ रिजल्ट्स पे किया जाना चाहिए. राइट. तो रिजल्ट्स वाइट बॉल क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग है. ये ओडीआई ज़रूर अभी है कि आप सीरीज़ हारे हैं, पर उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं यार. एशिया कप आप बिना ड्रॉपिंग अ मैच आप जीते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट ड्रॉपिंग अ मैच आप जीते हैं. वाइट बॉल क्रिकेट जब से उन्होंने टेक ओवर किया T20 की, तो कोई सीरीज़ ही नहीं है जो हम हारे हैं. सो नंबर्स आर देयर. टेस्ट क्रिकेट में ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस, तो वो सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ आप घर पे हारे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हारे हैं. तो अगर वो अच्छा नहीं रहा है
तो वो उनके सीवी के अंदर देयर आर टू थिंग्स कि भैया ये आपके कोचिंग में सही नहीं हुआ है, तो जज तो आपको उसी बात पे करना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। अगर आप वर्ल्ड कप जिताते हैं, वेल डन। अगर आप नहीं जिता पाते हैं तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। विराट एज अ बैटर इज बेटर देन सचिन? नो, सचिन, आई एम अ सचिन फैन यार, मैं उनको बड़े पास से देखा और वो जमाना अलग था भाई। आप सचिन के लिए दिल्ली वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? नहीं, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि मुझे स्टेट के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई, सिर्फ एक ही नाम, इंडिया। इंडिया बट आई टेल यू, सी सचिन तेंदुलकर जिस एरा में खेले हैं, तो आपको ना कई चीज़ें, इसको थोड़ा सा मैं 1.5 मिनट लेने वाला हूँ, कई चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। 1990s वॉज द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट डेकेड टू बैट। ये आज तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की बात बता रहा हूँ, 70 साल की, जिसके अंदर एक कोई 1930s या 40s में था और दूसरा था 1990 जिसके उस दशक के अंदर जितने बैटर थे उस युग के, उन सब का एवरेज 10 से नीचे आया था। फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है 80s में बहुत सारे ड्रॉज रहे होंगे, इसलिए 90s में बहुत सारी बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनाई गई थी। 90s में हो सकता है कि 80s के कंपैरिजन में बॉलिंग जो थी वो हर टीम के पास कमाल की थी। वसीम वकार एक तरफ, साथ में मुश्ताक अहमद हैं, उस तरफ आपको ग्लेन मैकग्रा दिखेंगे, साथ में कोई और दिखेगा। आई मीन यू लुक्ड अराउंड, सबकी एवरेज 10 से नीचे आई थी। सचिन तेंदुलकर वॉज अ बीकन ऑफ होप एट दैट टाइम। एक बात। दूसरी बात, वनडे क्रिकेट तो एक्चुअली फॉर्मेट ही बदल गया तब से। वनडे क्रिकेट विद अ रेड बॉल, वनडे क्रिकेट विद अ वाइट बॉल, दे टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, मतलब वो स्पोर्ट ही डिफरेंट है। सचिन ने रेड बॉल से बहुत सारे क्रिकेट सो विल्स वर्ल्ड कप 96 रेड से हुआ था, व्हाइट से? 96 वाज कलर्ड, 96 वाज कलर्ड क्लोथिंग, वाइट बॉल। बट सचिन स्टार्टेड 89 में शुरू किया था, तो पहले 5-6 साल तो वो रेड बॉल से ही खेलते थे। सो यू मीन टू से कि 96 का वर्ल्ड कप में भी अगर आप ओडीआई की भी बात करें तो भी इट वाज वेरी इट डिफिकल्ट। वाज डिफरेंट, आई टेल यू, क्योंकि ना एक ही बॉल थी। हाँ, आज की डेट में जो 1996 में गेम एक बॉल से होता था, ये 2025 में आपको 2 बॉल चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉल काली हो जाती थी, बॉल का कलर खराब हो जाता, बॉल रिवर्सिंग होती थी यार। और उस समय भारत जो था वो मिडलिंग टीम था। एक बार रियलाइज़ करो कि अगर आप एक 10 टीमों का एक ब्रैकेट है, उसके आप 5वें स्थान पे हैं, 6ठे स्थान पे हैं, तो हाफ द टाइम यू आर प्लेइंग टीम्स दैट आर बेटर दैन यू। सो कॉम्पिटिशन इज वेरी डिफरेंट। अगर आप नंबर 1 टीम हो, एवरी टाइम यू प्ले टीम्स दैट आर बिलो यू। तो वो क्रिकेट बहुत अलग खेली गई है, फॉर्मेट्स बदल गए हैं। सचिन तेंदुलकर जिस टीम का हिस्सा थे, उस टीम में इतना उन पे दबाव था, अकेला आदमी चलता था यार। विराट कोहली इज़ आउटस्टैंडिंग, टेक नथिंग अवे फ्रॉम हिम, ही इज़ ब्रिलियंट। इस युग का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अक्रॉस फॉर्मेट्स आप कह सकते हैं, पर सचिन तेंदुलकर आई थिंक मास्टर है। मतलब वो आप सोचो ना, 40 साल की उम्र में टेस्ट छोड़ के गया है यार, और रन बना के गया है। ऐसा नहीं कि ही नेवर ड्रैग्ड एंड ही वाज देयर, और उसके लिए भी कोई फिटनेस चाहिए होती होगी। सही बात है। ही प्लेड यार। गिल एज अ बैटर विल बी बेटर देन विराट? इन ओडीआई क्रिकेट इंटरेस्टिंगली येस, पर उतना खेलेगा नहीं वो। अगर खेलता तो उससे ज़्यादा रन बना देता। क्यों? क्योंकि आज से जो 20 साल बाद, जो 10 साल बाद जो खेली जाएगी ओडीआई क्रिकेट, और आसानी होती जाएगी। ये फॉर्मेट ऐसा बना दिया हमने। सो इट्स बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर एंड ईजियर। इंडिया इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो वर्ल्ड हैज़ चेंज कम्प्लीटली। पर विराट कोहली जैसा बन जाए उतना ही काफ़ी है। विराट कोहली से आगे जाना तो आई मीन चला जाए तो बहुत अच्छा है। वी रियली होप एज एन इंडियन कि जो आए वो पिछले वाले से आगे ही लेकर जाए, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। वोट चोरी पॉसिबल है क्या आज के टाइम में? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। वोट चोरी, वोट डकैती अच्छा, अलग है दोनों? दोनों अलग हैं। अच्छा, हाँ, वोट चोरी अलग है, वोट डकैती अलग है। तो और चोरी में भी एक टर्म होता है साइंटिफिक रिगिंग, जिसे हम लोगों ने 30 साल तक पश्चिम बंगाल के केस में सुना था। और आरोप लगाने वाले जो लोग थे वो भाजपा ही नहीं थे, वो ममता दीदी थी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस थी। और जो सीपीएम के अगेंस्ट, अच्छा, सीपीएम के अगेंस्ट आरोप लगता था कि साइंटिफिक रिगिंग होती है। तो तमाम तरीके की चीज़ों में, मतलब हम लोग थोड़ी बातचीत में, हालांकि कई त्रासदीजनक चीज़ें हैं, लेकिन सोचने पे हंसी भी आती है। मसलन जब मुझे याद है, मैंने साइंटिफिक रिगिंग का पहला स्कोप सुना था, तो उसमें मैंने जाके पूछा, हमने कहा ये क्या होता है साइंटिफिक रिगिंग? तो हमको ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पे ऐसे बूथ जहाँ पे दीदी के वोटर ज़्यादा हुआ करते थे और सीपीएम के कम होते थे, वहाँ पे सीपीएम के प्रबुद्ध वोटर सुबेरे लाइन में लग जाते थे, और चुनाव की आचार संहिता में या चुनाव की किताब में या भारतीय जो आपका
संविधान है, हाँ, उसमें ये अपेक्षा की गई है मतदाताओं से कि वो सोच समझ के जागरूकता के साथ में वोट दें। तो वो सीपीएम के जो वरिष्ठ लोग होते थे, वो जब सवेरे बूथ में जाके लगते थे तो बूथ के अंदर जा कर के वो सोचते थे कि मैं किसको वोट दूं। अच्छा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा वो सोचते थे कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। ठीक है। तो इसलिए वो सोचने और विचारने की प्रक्रिया में 10 घंटे में 20 वोट पड़ते थे। अच्छा, बाकी लोग जो बाहर लाइन में लगते थे वो अंत में थक हार के अपने घर चले जाते थे। तो इतना चिंतनशील वोट जब पड़ता था तो उसमें जो है तत्कालीन विपक्ष में कहा गया कि ये साइंटिफिक रिगिंग होती है। अच्छा, तो ये भी एक इसको साइंटिफिक रिगिंग का डेफिनेशन दे दिया गया। चिंतन प्रक्रिया थी, बड़ी गंभीर सोच के साथ में लोगों ने वोट डालने की परंपरा पश्चिम बंगाल में डाली थी। दादा, इसका कोई रूल है क्या कि आप अंदर इतने टाइम ही रुक सकते हो? ऐसा कोई रूल नहीं। तो अगर मेरा मन है, मैं सोच रहा हूँ, आप विचार कर सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकता हूँ। हाँ, आप जितना चाहें आप विचार कर सकते हैं। अभी तक तो मेरी जानकारी में ईवीएम के आने के बाद में भी अभी मेरी जानकारी में, मैं हो सकता है गलत हूँ, मतलब ये मुझे खोजना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नियम है जो आपको बूथ के अंदर कितनी देर आप विचार करें इसके ऊपर कोई वो करे। हालांकि आजकल बाहर से टू करके आवाज़ आती है तो अंदर वो कहते हैं भाई अपना वोट दीजिए, आप दबाइए, क्योंकि आपके पीछे दूसरा आदमी खड़ा है और लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा हल्ला भी मचा देंगे, ये भी बात सही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जब ईवीएम आ गया उसके बाद में ईवीएम में वोट दबाने के साथ में ममता दीदी ने ही बहुत सारे लोगों की परेड कराई, ऐसी जिनकी उंगलियां गायब थीं, जिनकी कोहनी के नीचे से हाथ गायब थे उनके समर्थकों के, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो आतंकी किस्म के सीपीएम के कैडर जाते थे वो सवेरे पहले वोट देने जाते थे और वो उनकी ममता दीदी के सिंबल के बटन के ऊपर इत्र लगा के आ जाते थे। अच्छा, और बाहर वो जब वोट डाल के उनका समर्थक निकलता था तो वो उसकी उंगली सूंघते थे, अगर उसमें इत्र की महक आ रही है मतलब इसने तृणमूल को वोट दिया, और तृणमूल को अगर वोट दिया है तो उसकी सज़ा या तो उंगली गंवाने से होती थी या कोहनी से नीचे हाथ गंवाने से होती थी। ये ममता दीदी ने परेड कराई यहाँ पर, ममता बनर्जी ने, और वो इतिहास भी, काला इतिहास हमने पश्चिम बंगाल का देखा है जब लोगों ने अपने बाजू गंवाए हैं बाप रे, सीपीएम के खिलाफ वोट देने से। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हम बात पिछले मतलब लिटरली पिछले 20-25 सालों के अंदर की, 30 सालों के अंदर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। तो आप जब मुझसे सवाल करते हैं कि वोट चोरी हो सकती है क्या, वोट डकैती हो सकती है क्या, हमने तो वोट का आतंकवाद भी देखा है। चोरी तो उसके सामने बहुत छोटा शब्द है। तो हर एक का एक जिसे आप कहते हैं कंटेक्स्ट होता है, ठीक है, कि चुनाव खराब हों, चुनाव गलत हों, चुनाव गलत तरीके से लड़े जाएं, गलत तरीके से जीते जाएं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तू डाल में पात के अंदाज में क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, उसमें जितना ज़्यादा बदलाव पिछले 30 सालों में हमने देखा, खासतौर पे टीएन शेषन के आने के बाद में। पहला तो ये, ठीक है, टीएन शेषन के समय में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन पहला सबसे बड़ा बदलाव वही लेके आए थे, जिसमें चुनाव आयोग के पास में अधिकार हैं, होते हैं, एक स्वायत्त संस्था होती है। पहली बार चुनाव आयोग को पता लगा, पहली बार उन्हें एकदम से अपनी शक्ति का एहसास हुआ, हनुमान जी की तरह, अरे मैं तो उड़ भी सकता हूँ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं था, मेरे पास इतनी ताकत होती है। तो ये हुआ। और ईवीएम के आने के बाद, एपिक के आने के बाद में हर एक स्टेप, चाहे वो किसी के समय में आया हो, वो संस्थान और चुनावों को बेहतर से बेहतर और बेहतर करने की ओर मददगार साबित हुआ है। ठीक है, ये मुख्य बात ये है, ये नहीं है कि चोरी हो सकती है कि नहीं, आज की तारीख में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको रोकने का उपाय हम और क्या बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको 30 साल पहले भी ले गया था, ठीक है, कि आज हम वहाँ पे तो नहीं खड़े हैं ना, तो आगे हम क्या करने वाले हैं हम उस पर भी बात करेंगे, और इस समय क्या हो रहा है हम उस पर भी बात करेंगे। देश में पिछले 11 सालों में ऑन रिकॉर्ड आप अगर चेक करें तो भारतीय जनता पार्टी आधे चुनाव हारी है। कब से आपने बोला? 2014, 13-14 से, ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो इस देश में आधे चुनाव भाजपा हारी है, आधे ही जीती।
चूंकि 14, 19 और अब 24, हालांकि 24 का तो अब कंटेस्ट किया जा सकता है ना कि भाजपा हारी की जीती, इसको तो कंटेस्ट अब किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 14 और 19 के जनादेश को इतना ज़्यादा हाइपर और हाईलाइट किया गया कि लोग इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं कि भाजपा इस देश के आधे चुनाव पिछले 10 साल में हारी है। तो हारने वाले मसले को जब जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ जीते, आप वहाँ जीते, तो अक्सर कई सारे बड़े समझदार और जानकार लोगों ने कहा आप यशवंत जी समझते नहीं हैं, उतना तो ये लोग जानबूझ के हारते हैं ताकि जब इधर जीतें तो कोई सवाल ना उठा सके। फिर मुझे यह भी बताया गया कि 240 तो जानबूझ के सीटें इन्होंने कम की क्योंकि इनको पता था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ में मामला 272 के पार, और चिराग पासवान का भी 5 आ जाए, चिराग पासवान का भी 5 आ जाएगा। और मामला यह है कि सरकार बनी भी रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। 240 न 239 आई न 241 आई, 240 ही गिन के आई नाप के। और उनको भी सेंचुरी नहीं मारनी थी, 99 पे उनको 99 पे रोका। एक सीट अगर हो होती तो 3 डिजिट पे वो लोग पहुंचते तो कितना बड़ा भूकंप आता। भाई मेरे, अगर कोई इतना ही माइक्रो मैनेज कर ले रहा है कि 239 नहीं 240 ही लाएंगे, इतना ही मैनेज कर रहा है कि हम ये देश की आधे विधानसभा चुनाव इस समय पे हारेंगे और इन लोगों को जिताएंगे, हम ममता दीदी को बंगाल जिताएंगे, हम स्टालिन साहब को जिताएंगे, और हम तो कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना भी जिताएंगे, हम बीच में एक आध बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जिताएंगे। ऐसा ना हो कि कोई बोले काऊ बेल्ट में तो जीतने नहीं दे रहे हैं। और एक बार तो बिहार भी हम महागठबंधन को स्वीप कराएंगे। अगर कोई इतनी ही प्लानिंग करके इतने प्रिसीजन के साथ में काम करवा रहा है तो भाई मेरा मानना है फिर तो उनका हक बनता है कि वो सत्ता में रहे। क्योंकि कोई अगर इतनी मेहनत कर रहा है कि अयोध्या भी हारेंगे, इतनी कोई मेहनत कर रहा है अपने को हरवाने के लिए, तो यार उतना तो जीतना फिर उसका बनता है। मतलब अगर इतना ही अगर कोई ब्रिलियंट है, दैट्स वाई चाणक्य, अगर ऐसा है तो यार आई मीन गिव मी अ ब्रेक। आप इस देश की जनता को क्या समझते हो? ये इस शहर में जहां हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दिल्ली में 7-0 के 1 साल के अंदर बीजेपी को 3 सीट विधानसभा में मिलती है 70 में, फिर 7-0, फिर 5 सीट मिलती है। जनता ऐसे पेंडुलम की तरह जा रही है। जिस जनता के पास में इतना विचार है कि असेंबली में किसको वोट देना है, लोकसभा में किसको देना है, एक ही समय में आपने देख लिया उड़ीसा में जिन 2 चुनावों में जब नवीन बाबू विधानसभा जीते, लगभग आधी सीटों पर उस समय लोकसभा में बीजेपी को उन्होंने जिता दिया था। तो आप जनता की समझ, उनके विचार, उनके जनादेश को इतना हल्के में क्यों लेते हो? ये नहीं करना चाहिए। ये ऐसा उचित नहीं है, संभव नहीं है, इतनी फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं है उस तरीके की जी। तो ये ठीक भी नहीं है। दादा, किस सीट पे या किस रीजन में सबसे ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी? बिहार की अगर बात करें तो कोई ऐसी आइकॉनिक सीट है जो होता था बूथ कैप्चरिंग? सवाल गलत है। किस सीट पे ये नहीं होता था? अच्छा, किस सीट पे ये नहीं होता था? बिहार में चुनाव जीतने हारने का मानक इस बात पे तय होता था कि किस पर्टिकुलर सीट पर कितनी जगह पे हमारा बूथ है, कितनी जगह पे उनका बूथ है। ये हर पार्टी का कैलकुलेशन ये होता था। अच्छा, और ये सन 95 तक हुआ है तो उस कैलकुलेशन। तो उस टाइम चुनाव प्रचार नहीं होता था क्या? प्रचार होता था और लोग उस लहर की उम्मीद करते थे जिसमें जनता अपने आप में इतनी ज्यादा भावुक और आक्रामक होकर निकल आए कि बूथ कैप्चर करने वाले अपनी जान बचा के भाग जाएं।
जो कि होता नहीं था। बड़ा रेयर, मतलब वो 77 का भी चुनाव उस तरीके का नहीं था। 77 का चुनाव मुझे लगता है कि जनता ने साइलेंट वोट डाला था, जिसकी उम्मीद या उम्मीद विपक्ष को नहीं थी और जिसकी आशंका इंदिरा जी को नहीं थी, और वो साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह हो गया। ठीक है। भगदड़ में नहीं हुआ। अन्यथा वोट ऐसे पड़ते थे बिहार में, बंगाल में तो खैर वो अलग ही लेवल का लोकतंत्र था 30 साल तक। सर, अगर किसी को फांसी दी गई है और फिर भी वो अगर बच गया तो क्या उसको दोबारा फांसी मिलती है? हाँ, मुझे एक इंस्टेंस इसके ऊपर याद आ रहा है। देखिए, जनरली फांसी के उसमें जब गले में फंदा डालते हैं, अगर आपका वेट जो है नॉर्मल है तो आपको 2 घंटे में आपकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगर आप बहुत हल्के हैं तो शायद 2 घंटे से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मुझे याद है एक केस में रंगा बिल्ला थे, जो सबसे पहले अगर आप कहेंगे ना दिल्ली का निर्भया कांड था, तो वो रंगा बिल्ला वाला कांड था जी। जिसमें कि संजय और गीता चोपड़ा करके एक आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे, उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया था। रेप कम मर्डर था लड़की का। तो रंगा बिल्ला को पकड़ा गया, आर्मी के ही लोगों ने उसको पकड़ा था। पकड़ के फिर जब वो जेल पे आए तो जब उनको जो फांसी हुई, दोनों बड़े लीन उसके होते। जो बिल्ला था उसका तो आप कह सकते हैं कि वेट नॉर्मल था, रंगा बहुत पतला था, बहुत पतला था। तो क्या होता है कि अगर आपको जब फांसी दी गई, अगर आप सांस अपनी रोक लेते हैं, आपने सांस डर के मारे भी कई बार रुक जाती है, कुछ होता है तो रोक लेते हैं, तो आपकी लाइफ 2 घंटे बाद भी एक्सटिंक्ट नहीं होती। ऐसा फिर रंगा के केस में हमने देखा, जब 2 घंटे बाद डॉक्टर आया उसको देखने के लिए, तो उसने कहा नहीं अभी ये मरा नहीं है, इसकी अभी इसमें जान है। तो फिर ये तो एक बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो रहा था कि आपने लटकाया, 2 घंटे बाद देखा वो जिंदा है। तो कोई और केस होता तो बाहर से वो कहते नहीं जी आपने तो लटकाना तो लटका लिया, अब इसको वापस करो। तो उस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो वो फिर हमने क्या किया उसमें कि अब हमने सोचा कि अब इसमें क्या करें। फिर हमारे जेल के स्टाफ थे, वो कहने के सर इसको अभी ख़त्म कर देते। उन्होंने फिर उसकी बॉडी जो लटकी हुई थी जिसमें अभी जान थी, उसकी टांगों से उसको नीचे खींचा। और उसके बाद जब फिर उसने बताया कि अब उसकी जान निकल गई है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आपने लटकाया है, अगर थोड़ा सा आपने प्रोफेशनल वे में नहीं किया तो कई बार क्या होता है कि सिर ऊपर रह जाता है, बॉडी नीचे गिर पड़ती है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं तो जो फांसी मतलब। और जज साहब फैसला देते वक्त निब तोड़ देते हैं, ऐसे होता है? हाँ, आजकल तो अगर ये पेन निब वाले होते नहीं हैं तो जनरली वो निब इसलिए तोड़ते थे। हाँ, इसलिए वो करते थे ताकि इतना गलत फैसला जो कि एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, आगे ना देना पड़े, इसलिए निब तोड़ देते थे। तो कानून भी नहीं चाहता है कि कोई मरे। हाँ, बट क्योंकि कानून का ही हिस्सा है तो, बट ये कानूनी प्रोसेस तो नहीं है निब तोड़ना, ये ना ये कानूनी प्रोसेस नहीं है। तो उसको ब्लैक वारंट भी इसीलिए कहते हैं कि उसके ऊपर ब्लैक हाशिया होता है। जो वारंट होता है जिसमें वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जी, उसमें हाशिया होता है ब्लैक, तो इसलिए उसको ब्लैक वारंट कहते हैं। ठीक है। गौरक्षा के विषय पर आपका क्या कहना है? इस पे सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है पर बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट देखा था कि भारत सबसे बड़ा देश बन गया है बीफ एक्सपोर्ट करने का। और ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बना है जहां गाय को मां माना जाता है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या सरकार कर रही है उस विषय में, पर ये समाचार मेरे सामने आना भी एक बहुत मतलब, और ये मैं तब विदेश में ही था जब मैंने ये देखा। गाय को सबसे पहले तो एक ब्रज की लीला है जी, कृष्ण लीला है कि ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन रो रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो, बाबा जामे, नंद बाबा जामे, दाऊ दादा जामे, मैं हूँ जाऊँगा। ब्रजभाषा का मेरे को ब्रज की बात आती तो ब्रजभाषा ही निकलती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं हूँ गैया चरावे जाऊंगो। तो यशोदा मैया बोली लाला तू नेक्स्ट सो है, इतनी बड़ी बड़ी गैया हैं, तू कैसे चरावे जावे को? ना मैया मैं चरो जाऊंगो। तो नंद बाबा आगे बोले लाला एक काम कर, तू नेक्स्ट सो, तू गैया चरावे मत जा, तू बछड़ा बछिया चरावे चलो जा।
गैयान को मैं ले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। तो यशोदा मैया लाल ठाकुर जी को पादुका पहना रही है कि लाला गैया चरावे जा रहा हो, कहीं आके पामन में कांटे नहीं लगे। तो ठाकुर जी मीठी बात बोलते हैं, मैया एक काम कर। बोले कहा, तेने मुंह को 2 पनैया पहनाई, अब 4-4 पनैया और लिया, ये बछड़ा बछियान को भी पहना दे। तो यशोदा मैया बोली क्यों? बोले अरे मुँह कांटो लगेगा तो इनको भी तो लग सके। तो इनके काजे भी लिया। तो यशोदा मैया के मुख से निकल गया, लाला इनके कांटे ना लगे। बोले क्यों, इनके क्यों ना लगे? बोले ये तो जानवर हैं। तो ये बात सुन के ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सिर पटक पटक के रोए। तो सब ने आके मनाने की कोशिश की, बोले लाला तू काहे को रो रहा है? तो श्री कृष्ण बोले, मैया मुझे आज पता चली कि मैं भी एक जानवर को बालक हूं। यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैया तू भी तो जानवर है, यशोदा ये नंद बाबा भी तो जानवर हैं। बोले लाला तू ऐसे काहे को बोले? बोले गैया हमें दूध देवे, वाको हम दूध पी में, दूध पी करके हम हुष्ट पुष्ट में, तू वाको जानवर कह रही है। और मुझे पता है कि मैंने तेरो भी दूध पियो, तो तूने दूध पिलाया तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैया हमारो पालन करवे वाली, हमारी रक्षा करवे वाली, पूर्ण रूपेण हमारी वैद्य है, जाको गोबर भी हमारे काम आवे, जाको गौमूत्र भी हमारे काम आवे, जाकी उपस्थिति ते हम सबन को श्वास मिले। गाय जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। तुम बाको जानवर कह रही हो और खुद को मानव कह रही हो। तुमने भी तो दूध पिलाया मुझको, तुमने भी तो पालन, तो आप मानव और वो जानवर क्यों? यशोदा मैया बोली बाबा तू बता कहा कहें? बोले कि गैया जानवर नहीं है, गैया तो मैया है। और ठाकुर जी ने उस दिन यशोदा मैया से कह दी, बोले मैया अगर तेने दोबारा जानवर कही ना गैया थे तो मैं तेरो लाला नहीं हूं। ये श्री कृष्ण है। हमारे भारत में गाय को जब तक जानवर कंसीडर किया जाएगा तब तक आप कितने भी लॉज बना लीजिए, आपके मन में उनके प्रति जानवर की भावना और फिर जानवर के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार बना ही रहेगा। जब तक आप उसको पूर्ण रूपेण मान लेंगे श्री कृष्ण की तरह जी, तब तक वो कितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना लीजिए, आपके हृदय को आहत होगी ही नहीं उनकी पीड़ा देख करके। हमने सुना है कि आज से 100, 200, 300 साल पहले ठाकुर जी बोलते थे। सूरदास गए तो ठाकुर जी बोले, मीराबाई गई तो ठाकुर जी बोले, श्रीमद वल्लभाचार्य जी गए तो ठाकुर जी बोले, तुलसीदास गए तो ठाकुर जी बोले। अब क्यों नहीं बोलते? क्यों? कहीं ना कहीं ठाकुर जी मौन इसलिए हो गए कि हमने उनके द्वारा दी गई जितनी भी धरोहर थी सबको नष्ट ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया है। उसमें सबसे पहला नाम है गाय का। इसलिए ठाकुर जी मौन हो गए। बोले अब तुम बस सहन करो जो जो आता जा रहा है, मुझसे मत बोलो कुछ भी। मैं खड़ा हूं, दर्शन करो, जाओ चलते बनो, बोलूंगा नहीं। आपका फेवरेट भजन कौन सा है जो आपने गाया है? बहुत सारे हैं पर एक मुझे मीराबाई का बहुत अच्छा लगता है। सुना है? प्लीज। मैं तो सुनाऊंगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सब लोगों को, दर्शकों को भी बता दूं कि जो मेरे सामने बैठे हैं इनको मैं बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे रौनक जी। और ये मेरे परिकर के लोग भी जानते हैं कि जब भी हम दिल्ली आते थे जी, फरीदाबाद, मतलब जब थोड़ा और भी पुराना टाइम था, 5-10 साल पुराना भी, फरीदाबाद एंटर करते ही हम लोगों की गाड़ियों में गाने नहीं चलते थे, हम एफएम लगाते थे। भाई बउआ आ रहे होंगे, रौनक आ रहे होंगे, साथ में उनके आपके 1-2 मित्र और थे, जी जी, उनकी तो बात ही अलग होती थी। तो वो सुनना मतलब इतना अच्छा लगता था। जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट है जी, तो मैंने कहा भाई ये तो फैन मूवमेंट हो गया। अरे प्लीज। मैंने जिनको आपको बहुत दिन तक तो हम वैसे ही सुनते रहे ऑडियोज, फिर मैंने एक दिन गूगल पर चेक किया, मैंने ये बउआ का फेस है कौन? तब फिर आपको पहली बार हमने देखा, मैंने यार ये आदमी कमाल है, क्या बोलते हैं, क्या धुआं कर देते हैं। और उसमें भी जैसे वो हेलो अंकल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो मैं तो भजन सुनाऊंगा लेकिन 1-2 बात आप अगर आप कह सको कुछ उनकी, जी, जो बउआ जी हैं आपके जी, अंदर जी, के, हाँ, हाँ। 1-2 बात कोई मेरे से कर लीजिएगा उनके बारे में। जी जरूर जरूर जरूर। तो मेरा प्रिय भजन है मीराबाई का। मीराबाई के मुझे सारे पद ही अच्छे लगते हैं। जी। एक अभी बहुत अच्छा भजन आने वाला है, बी पराग जी उसका म्यूजिक कर रहे हैं। वो बी पराग साथ- जी से आपकी अच्छी दोस्ती बहुत। हाँ मतलब वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे श्रोता भी हैं, तो सारे संबंध हैं उनके साथ। क्योंकि किशोरी जी के प्रति जो उनका लगाव है वो मुझे उनके प्रति मित्रता का भाव प्रकट करता है।
क्योंकि वो गायक हैं और मुझे भी स्वर से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा उनके प्रति भाई जैसा नाता होता वो है। एक कमाल के म्यूजिशियन है, लेकिन ऐसा हाँ। म्यूजिशियंस में बहुत कम देखा गया है हम्म, जितना आगे आकर वो अपनी हाँ, भक्ति और प्रेम दिखाते हैं। बिल्कुल। वो म्यूजिशियन तो कमाल के हैं, क्योंकि वो कई साज अपने मुंह से बजा देते हैं। हम्म, अभी उनका एक रिसेंटली कोई भजन आया था महाकाल करके, उसमें कई चीजें उन्होंने अपने मुंह से ही बजा दी हैं और वो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई साज बजा होगा। वो बड़े अच्छे कमाल के म्यूजिशियन हैं और वो हर साल उन्होंने प्रण लिया है कथा कराने का चंडीगढ़ में। लास्ट ईयर हुई थी, इस साल फिर है सितंबर में। अभी 7 अगस्त को ही एक भजन और आ रहा है उनके साथ में। तो हैं तो बहुत सारे, पर एक मुझे बहुत प्रिय है। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो बाला सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा गोरी गोरी, हाँ। मेरे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट जरूर करिएगा। तो ये प्रसंग है होली का। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बरसाने ना जाऊंगा। तो सब ग्वाला बोले लाला तो किशोरी जी इशारों करके बुलाए के गई हैं। बोले अच्छा, केवल इशारों कियो कुछ और भी बताया? तो तब वो पूरा भाव ठाकुर जी के सखा गा के सुनाते हैं। बोले लाला वो कह के गई हैं, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।